आज का वीडियो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपने द एशियन कॉन्टेजन के बारे में सुना है? नहीं। एशियन कॉन्टेजन या फिर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997 में शुरू हुए ऐसे इवेंट्स को सिग्निफाई करता है जब थाईलैंड की करेंसी थाई बाट के फेल होने के बाद करेंसी डिक्लाइन का ये वायरस उस रीजन की बाकी कंट्रीज में भी स्प्रेड होने लगा और वहां की करेंसीज भी डिवैल्यू हो गई थी। इस इवेंट के कारण साउथ ईस्ट एशियन स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो चुके थे। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के इंपोर्ट रेवेन्यूज रैपिडली डिक्लाइन हुए और कुछ कंट्रीज में तो गवर्नमेंट्स भी ओवरथ्रो हो गई। 1997 का ये एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस एक बहुत ही वैल्यूएबल केस स्टडी है जो हमें ये समझाता है कि किस तरह आज सभी मार्केट्स एक दूसरे से क्लोजली जुड़े हुए हैं, स्पेशली जब हम बात करें करेंसी एक्सचेंज और फॉरेक्स रिजर्व्स मैनेजमेंट की। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम हिस्ट्री में इतना पीछे क्यों जा रहे हैं। वो इसलिए कि तब और आज की ग्लोबल फाइनेंशियल सिचुएशन में दो बातें कॉमन हैं। एक है कंट्री के घटते फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेक्स रिजर्व्स और दूसरा है यूएस फेड द्वारा बढ़ाए जा रहे इंटरेस्ट रेट्स। इंडिया की बात करें तो हमारे भी फॉरेक्स रिजर्व जुलाई 2020 के बाद आज लोएस्ट लेवल्स पर हैं और पिछले 9 हफ्तों से लगातार डिप्लीट होते जा रहे हैं। हालांकि सिचुएशन इतनी सीरियस नहीं है इस मोमेंट ऑफ टाइम में, लेकिन कई एनालिस्ट और मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने घटते फॉरेक्स की पेस को लेकर कंसर्न जरूर एक्सप्रेस किए हैं। लेकिन आखिर इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स कम क्यों हो रहे हैं और क्या ये इशू इतना अलार्मिंग है जितना न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है? इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा? इसका हम और आप जैसे छोटे निवेशक पे क्या असर पड़ेगा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। High inflation and costly crude has led to a steep fall in the value of currencies worldwide in comparison to the US dollar, making foreign expenses denominated in greenback costlier, but giving benefits to inward remittances and export-based trades. India's rupee hits a record low of 78.29 versus the dollar in early trade today. But look at something which is much more intrinsic to the economy's health, and that is the foreign exchange reserves of India. This has been in the news lately for several weeks now because it has been shrinking or depleting. That is because the RBI has been selling dollars to keep the rupee steady at a certain level. Danny, I also saw a great story on the Bloomberg last night pointing out that world currency reserves are shrinking to the tune of about $1 trillion or about 8%. That's a big drop. That's the most that we've ever seen since the Bloomberg data, which goes back to 2003. At heart of the issue here is the fact that the dollar is rising. So all of a sudden things like euro, yen, all those other reserve currencies, they've become less valuable. Then at the same time, you have treasuries selling off. So if these foreign reserves are in the form of treasuries, that's all of a sudden less valuable. And these countries are spending on energy. So it just means that the firepower they have in their tank to spend to defend their currencies is significantly lower. इससे पहले हम आगे बढ़े, हमें पहले ये समझ लेना चाहिए कि आखिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या फिर फॉरेक्स रिजर्व्स होते क्या हैं और वो एक कंट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स, इस टर्म को ब्रेक डाउन करके देखा जाए तो इसका मतलब बड़ी आसानी से समझ आ जाता है। ओवर सिंप्लीफाई करें तो ये ऐसे एसेट्स होते हैं जो एक कंट्री का सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसीज, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और गोल्ड जैसे रिजर्व एसेट्स के फॉर्म में रखता है। अब आप पूछेंगे कौन सी फॉरेन करेंसीज, तो इसका जवाब है रिजर्व करेंसीज। अब रिजर्व करेंसीज क्या है? ये ऐसी करेंसीज हैं जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, इन्वेस्टमेंट्स और ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में वाइडली एक्सेप्टेबल होती हैं। इसलिए इन्हें हार्ड करेंसी या सेफ हेवन करेंसी भी कंसिडर किया जाता है। इनके एग्जांपल्स क्या हैं, गेस करिए। वीडियो को पॉज करके कमेंट में बताइए कि रिजर्व करेंसी का एग्जांपल क्या हो सकता है। सबसे ऑब्वियस आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। मोस्ट सेंट्रल बैंक्स अपने फॉरेक्स रिजर्व यूएस डॉलर्स में होल्ड करते हैं क्योंकि ये दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रेडेड करेंसी है। यूएस डॉलर के अलावा यूरो, जापानीज येन और पाउंड स्टर्लिंग भी रिजर्व करेंसीज की तरह यूज किए जाते हैं। फॉरेक्स रिजर्व एसेट्स में एक या एक से ज्यादा रिजर्व करेंसी के बैंक नोट्स, डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकते हैं। कई कंट्रीज गोल्ड और स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी कि एसडीआर्स के फॉर्म में भी अपने कुछ रिजर्व्स रखते हैं।
आसान भाषा में समझें तो STRs इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा डिफाइन और मेंटेन किए जाने वाले फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एसेट्स होते हैं। तो क्या अब आपको कनेक्शन समझ आया? क्योंकि दुनिया भर में इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए प्राइमरीली इन रिजर्व करेंसीज का यूज किया जाता है, इसलिए सभी सेंट्रल बैंक्स इन करेंसीज को स्टोर करते हैं। इसके अलावा फॉरेक्स रिजर्व्स रखने के पीछे और बहुत कारण होते हैं, जैसे कि अपनी करेंसी का फॉरेन एक्सचेंज रेट इन्फ्लुएंस करना और फाइनेंशियल मार्केट्स में कॉन्फिडेंस मेंटेन करना। इनका मेन रोल है किसी भी देश की सेंट्रल बैंक के लिए बैकअप फंड्स की तरह एक्ट करना, ताकि वो इंश्योर कर सकें कि उनकी नेशनल करेंसी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट ना कर जाए। जब भी किसी कंट्री की करेंसी डिवैल्यू होती है तो उस कंट्री को सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेट को पे करने के लिए ज्यादा पे करना पड़ता है और कंट्री के इंपोर्ट कॉस्ट भी राइज होने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने $100 का डेट लिया तो 80 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से INR टर्म्स में उस डेट की वैल्यू हुई 8,000 रुपए। लेकिन अगर कल जाके रुपी डेप्रिशिएट होके 100 रुपीज पर डॉलर के रेट पे आ गया तो सेम डेट की वैल्यू 10,000 रुपए हो जाएगी। और सेम लॉजिक अप्लाई होता है इंपोर्ट कॉस्ट के केस में। और इंक्रीज कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन भी राइज होता है। इसलिए वॉलेटाइल टाइम्स में जब एक कंट्री की करेंसी शार्पली डेप्रिशिएट कर रही हो तब वहां का सेंट्रल बैंक अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व्स का यूज करके उसको फर्दर डेप्रिशिएट होने से कंट्रोल करता है। अब आप पूछोगे कि वो कैसे, तो इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। आपने पिछले कुछ महीनों में कई बार सुना होगा कि रुपी ऑलमोस्ट हर रोज डॉलर के अगेंस्ट अपने ऑल टाइम लोस टच कर रहा है और आपने सोचा होगा कि RBI रुपी डेप्रिसिएशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स ले रहा है। तो यहाँ RBI अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में रखे US डॉलर्स को सेल कर रहा है ताकि रुपी स्टेबलाइज हो सके। मगर डॉलर्स सेल करने से रुपी कैसे स्टेबल होगा? बिल्कुल वैलिड सवाल है और यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए मैं आपको एक ओवर सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन देती हूँ। किसी भी एसेट की वैल्यू डिमांड और सप्लाई से ड्राइव होती है। अब अगर RBI फॉरेक्स मार्केट में डॉलर सेल करके बदले में रुपीस बाई करेगा तो रुपी की डिमांड बढ़ जाएगी और साथ में डॉलर्स की सप्लाई एक्सेसिव हो जाएगी और इसी के चलते रुपी का डेप्रिसिएशन कुछ हद तक कंट्रोल किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों फॉरेक्स रिजर्व्स इतने जरूरी हैं किसी भी देश के लिए। लेकिन इन रिजर्व्स को होल्ड करना एक कॉस्टली अफेयर होता है। नॉर्मली कैश रिजर्व्स और गोल्ड होल्डिंग्स पे सेंट्रल बैंक्स को इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे रिलेटिवली कम रिटर्न्स मिलते हैं और फिर स्टोरेज और सिक्योरिटी कॉस्ट तो होते ही हैं। बट ऑफ कोर्स सभी सेंट्रल बैंक्स इस कॉस्ट को बेयर करने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि ये कॉस्ट करेंसी की वैल्यू शार्पली डेप्रिशिएट होने पे जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उससे काफी सस्ता है। मगर इकोनॉमिक सेफ्टी और रिटर्न्स का बैलेंस मेंटेन करते हुए एक देश को कितने फॉरेक्स रिजर्व्स मेंटेन करनी चाहिए? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के हिसाब से किसी भी देश के फॉरेक्स रिजर्व्स एक हेल्दी स्टेट में है या नहीं वो मेजर करने के 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला मेजर है कि एक कंट्री के रिजर्व्स उसकी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स को कितने समय तक कवर कर सकते हैं। ये मेथड मेनली क्लोज्ड इकोनॉमी टाइप ऑफ कंट्रीज के लिए आइडियल है। एक क्लोज्ड इकोनॉमी टिपिकली वो कंट्री होती है जो दूसरे किसी भी देश के साथ ट्रेड या फिर फाइनेंशियल एक्सचेंजेस में एंगेज नहीं करती। जनरली एक सिंपल थंब रूल कंसिडर किया जाता है जिसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट 3 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट्स के बराबर फॉरेक्स रिजर्व्स होना किसी भी डेवलपिंग नेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन आज के समय में सभी देश के बीच में बढ़ रहे ट्रेड्स की वजह से यह मैट्रिक उतना रेलेवेंट नहीं रहता। दूसरा मेजर जो आजकल इमर्जिंग इकोनॉमीज में बहुत ज्यादा यूज होता है वो ये है कि एक कंट्री के पास अपने शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट का ऑलमोस्ट 100% कवरेज फॉरेक्स रिजर्व्स के फॉर्म में होना चाहिए। ये मैट्रिक उन कंट्रीज के लिए बहुत जरूरी है जिनके शॉर्ट टर्म में दूसरे देशों के साथ काफी बड़े अमाउंट के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं। कुछ समय पहले ही श्रीलंका अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर ग्लोबली हेडलाइंस बना रहा था। उनके ये क्राइसिस का वन ऑफ द रीजन ये भी था कि उनका इंटरनेशनल डेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उनके पास शॉर्ट टर्म डेट और इवन अपनी पॉपुलेशन के इसेंशियल नीड्स को भी पूरा करने के लिए सफिशिएंट करंट अकाउंट नहीं था। और आगे क्या हुआ ये तो आप अच्छे से जानते हैं।
और आखिरी मेजर होता है फॉरेक्स रिजर्व्स टू ब्रॉड मनी रेशियो। अब इससे पहले कि आप पूछें कि ब्रॉड मनी क्या है, तो इसको सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि एक कंट्री में हो रहा ओवरऑल मनी सप्लाई इंक्लूडिंग कैश या ऐसे एसेट्स जो करेंसी में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, उन्हें ब्रॉड मनी में कंसिडर किया जाता है। हालांकि मनी सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, जिसकी वजह से ब्रॉड मनी को यूनिवर्सल वे में डिफाइन करना मुश्किल है। नॉर्मली एक कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व्स टू ब्रॉड मनी रेशियो एटलीस्ट 20% होना चाहिए। अगर कोई सिचुएशन में एक कंट्री में से पैसे का आउटफ्लो इंक्रीज हो जाता है या फिर जो भी बाहर से आया हुआ इन्वेस्टमेंट है वो विड्रॉ होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में एक देश या फिर इकोनॉमी कितने टाइम तक उसको विथस्टैंड कर पाएगी वो इस रेशियो से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये हैं वो 3 मेजर्स जिनके बेसिस पे हम एक कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व्स की कंडीशन को गेज कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि आखिर इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स अपने 2 ईयर लोज पे क्यों हैं। सबसे पहली बात हमें ये समझनी चाहिए कि ना सिर्फ इंडिया बल्कि पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया के फॉरेक्स रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं। इनफैक्ट इस साल में फॉरेक्स रिजर्व्स ग्लोबली $1 ट्रिलियन से डिक्रीज हो चुके हैं, जो कि पिछले 2 दशकों में सबसे बड़ी गिरावट है। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है? सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है सेंट्रल बैंक्स के थ्रू हो रहे इंटरवेंशंस। आपने आजकल अखबार में पढ़ा होगा या न्यूज हेडलाइंस में भी सुना होगा कि ग्लोबली सभी देश इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आए दिन इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं और रेट्स बढ़ाने की रेस में यूएस काफी आगे है। यूएस फेड 2022 में 3% से रेट हाइक्स ऑलरेडी कर चुका है। लेकिन भला इंटरेस्ट रेट्स और फॉरेक्स का क्या संबंध है? यूएसए के बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स की वजह से डॉलर ग्लोबली और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जा रहा है। इसका एक सिंपल रीजन है, जब यूएस इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होते हैं तो अब्रॉड में बैठे इन्वेस्टर्स जो हाई बट सेफ रिटर्न्स ढूंढ रहे हैं, उनके लिए यूएस में हाई यील्डिंग बॉन्ड्स या सिमिलर प्रोडक्ट्स ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं और इसी तरह यूएस में आता ये कैपिटल डॉलर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। डॉलर इंडेक्स, जो दूसरी करेंसीज के कंपैरिजन में डॉलर की स्ट्रेंथ दर्शाता है, वो पिछले कुछ समय में एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है। यानी कि यूएस डॉलर बाकी करेंसीज के अगेंस्ट इस साल काफी ज्यादा अप्रिशिएट हुआ है। तो अब अगर एक कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व्स यूएस डॉलर के अलावा किसी दूसरी रिजर्व करेंसी जैसे पाउंड, येन या यूरो के फॉर्म में भी हैं, तो उन करेंसीज के डेप्रिसिएशन की वजह से उस कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व्स की वैल्यू कम हो जाएगी। इसके अलावा सेंट्रल बैंक्स अपनी करेंसी पर बन रहे प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए भी फॉरेक्स रिजर्व्स की बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। जैसे कि हमने कुछ देर पहले आरबीआई का एग्जाम्पल लेके समझा था कि कैसे सेंट्रल बैंक्स फॉरेन रिजर्व सेल करके अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट केस में अगर किसी देश की करेंसी कंटिन्यूअसली अप्रिशिएट हो रही है तो सेंट्रल बैंक्स ऐसे केस में फॉरेक्स रिजर्व्स बाय करते हैं। इंडिया की बात करें तो यूएस फेड द्वारा सीरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक्स के चलते यूएस डॉलर स्ट्रेंथन होता चला गया और जुलाई 2022 में पहली बार इंडियन रुपी ने 80 रुपीज पर डॉलर का साइकोलॉजिकल मार्क भी ब्रीच कर दिया था। और आज के दिन तो यूएसडी टू आईएनआर का एक्सचेंज रेट 82 रुपीज के भी ऊपर चला गया है। और रुपी के फॉल से इंडिया में इन्फ्लेशन, राइजिंग इंपोर्ट बिल्स और फिस्कल डेफिसिट जैसे इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए रुपी के डेप्रिसिएशन को हॉल्ट करने के लिए आरबीआई लगातार फॉरेक्स मार्केट में डॉलर्स को सेल कर रहा है। और ये आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जैसे ही आरबीआई ने डॉलर सेल्स की तब इंडियन करेंसी को थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिली। पिछले एक साल में हमारे रिजर्व $642 बिलियन से घटकर आज $537.5 बिलियन हो चुके हैं, यानी कि पूरे $100 बिलियन का फॉल। और ये लेवल्स जुलाई 2020 के बाद से लोएस्ट हैं। मगर क्या इंडिया के घटते फॉरेक्स रिजर्व सही में एक अलार्मिंग सिचुएशन है? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का मानना है कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स पीयर इकोनॉमीज के कंपैरिजन में काफी फेवरेबल हैं। आज की तारीख में इंडिया के पास 8 महीनों के इंपोर्ट बिल्स को कवर करने लायक रिजर्व्स हैं, जो कि एक कंफर्टेबल पोजीशन मानी जा सकती है। लेकिन अगर ये नंबर 4 मंथ्स के करीब आता है तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक रेड फ्लैग साबित हो सकता है। देखा जाए तो रुपी पर जो प्रेशर है वो इंडिया में हाई इन्फ्लेशन रेट्स की वजह से नहीं है, बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज और प्राइमरी
प्राइमरीली यूएस में बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स की वजह से है, लेकिन फिर भी अगर हम इंडियन इकोनॉमी और करेंसी को देखें तो उसने बाकी कंट्रीज के सामने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रूपी इनफैक्ट कई मेजर करेंसीज के अगेंस्ट अप्रिशिएट हुआ है, जो ये दिखाता है कि इंडियन इकोनॉमी कंपैरेटिवली एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है। हमने सारी बात कर ली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप और मेरे जैसे शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स के ऊपर इन सब का क्या इंपैक्ट हो सकता है, चलिए देखते हैं। यूएस में राइजिंग रेट्स, इंडिया में डेप्रिशिएटिंग रूपी, डिक्रीजिंग फॉरेक्स रिजर्व्स और बढ़ता इन्फ्लेशन, ये सभी फैक्टर्स के चलते एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इंडियन इक्विटीज में बाइंग काफी कम हो गई है। इनफैक्ट अगर आप सीडीएसएल का डेटा देखें तो 2022 में अभी तक एफआईआईज ऑलमोस्ट 1.71 लाख करोड़ की नेट सेलिंग कर चुके हैं। जुलाई और अगस्त के अलावा एफआईआईज हर महीने नेट सेलर्स ही रहे हैं। चलिए आपको एक डेटा पॉइंट बताती हूँ। हमने पिछले 27 सालों में यूएसडी INR करेंसी एक्सचेंज रेट के डेटा और निफ्टी 50 के डेटा को कंपेयर किया तो हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड नोटिस किया। जब भी किसी महीने में रूपी डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट करता है तो उस महीने में स्टॉक मार्केट भी नीचे जाती है, और सिमिलरली अगर किसी महीने में रूपी अप्रिशिएट करता है तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है। आपके स्क्रीन पे दिख रहे टेबल में हमने उन मंथ्स को शो किया है जिनमें रूपी 5% से ज्यादा अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हुआ हो, और आप देख सकते हैं कि जब भी रूपी डेप्रिशिएट हुआ तब निफ्टी 50 में एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला है। इससे हमें ये पता लगता है कि इंडियन रूपी की वैल्यू किस तरह हमारे स्टॉक मार्केट्स को अफेक्ट करती है, और मार्केट एक्सपर्ट्स के हिसाब से रूपी अभी आने वाले कुछ समय में और भी डेप्रिशिएट हो सकता है, और इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स कंटिन्यूअसली इंडियन फाइनेंशियल मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। सितंबर 2022 के मंथ में ही ये आउटफ्लो अराउंड 7,624 करोड़ रुपीस का था। हालांकि आरबीआई गवर्नर द्वारा हमारी इकोनॉमी को लेकर पॉजिटिव कमेंट्स मार्केट को शॉर्ट टर्म में इंकरेज करने का काम जरूर कर रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि फॉरेक्स रिजर्व्स किसी भी देश के लिए एक वॉर चेस्ट का काम करते हैं, जो क्राइसिस के समय इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब एक्चुअली ये पूरी सिचुएशन आने वाले दिनों में कैसे प्ले आउट होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम आपको एक चीज जरूर बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में चाहे जो भी हो, हम आपके लिए इसी तरह से सिंपल और फन वे में फाइनेंस और मार्केट से जुड़ी बातें लेकर आते रहेंगे। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें। मार्केट्स के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.